नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास के उन दुर्लभ व्यक्तित्वों में से एक की जीवन यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसका नाम केवल एक महान राष्ट्रपति के रूप में ही नहीं, बल्कि साहस, धैर्य, विनम्रता और मानवता के प्रतीक के रूप में भी लिया जाता है। ये कहानी है अब्राहम लिंकन की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने गरीबी में जन्म लिया, कठिनाइयों के बीच अपना बचपन बिताया, असफलताओं का बार बार सामना किया, फिर भी कभी हार नहीं मानी। अंततः वही साधारण बालक एक ऐसे राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए खड़ा हुआ जो अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। लेकिन क्या किसी ने कभी सोचा था कि जंगलों के बीच बनी एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी में जन्म लेने वाला बालक एक दिन दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाएगा? क्या किसी ने कल्पना की थी कि जिसके पास विद्यालय की नियमित शिक्षा तक नहीं थी, वही अपनी बुद्धिमत्ता, अध्ययन और दृढ़ संकल्प के बल पर कानून सीखेगा, राजनीति में प्रवेश करेगा और इतिहास की दिशा बदल देगा? ये केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है। ये उस संघर्ष की कथा है जो हर उस इंसान के भीतर जन्म लेती है, जो परिस्थितियों से बड़ा बनने का साहस रखता है। ये उस विश्वास की कहानी है कि मनुष्य की असली शक्ति उसके जन्म में नहीं, बल्कि उसके कर्मों में छिपी होती है। ये उस संकल्प की कहानी है जिसने लाखों लोगों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का नया अर्थ समझाया। हम इस यात्रा में उनके बचपन की कठिनाइयों को महसूस करेंगे, उनकी युवावस्था के संघर्षों को देखेंगे, उनके मन में उठने वाले संदेहों और आशाओं को समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे लगातार असफल होने के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। हम उस दौर में भी प्रवेश करेंगे जब पूरा अमेरिका गृह युद्ध की आग में जल रहा था और एक नेता को केवल सत्ता नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की आत्मा को बचाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। कहानी के हर मोड़ पर आपको ऐसा अनुभव होगा मानो आप स्वयं उस युग में उपस्थित हों। कभी आप घने जंगलों की नीरवता सुनेंगे, कभी लकड़ी की झोपड़ी में जलते दीपक की हल्की रोशनी देखेंगे, कभी अदालतों की बहसों में खड़े होंगे, तो कभी युद्ध भूमि के भयावह सन्नाटे को महसूस करेंगे। और फिर एक ऐसा क्षण भी आएगा जब इतिहास एक अमर नेता को खो देगा, लेकिन उसके विचार पूरी मानवता की धरोहर बन जाएंगे। अब्राहम लिंकन का जीवन हमें यह सिखाता है कि महानता कभी विरासत में नहीं मिलती, उसे संघर्ष, ईमानदारी, धैर्य और अथक परिश्रम से अर्जित करना पड़ता है। उनके जीवन का प्रत्येक अध्याय आज भी उतना ही प्रेरणादायक है जितना उस समय था जब उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए हर कठिनाई का सामना किया। तो आइए, अपने मन को शांत कीजिए, कल्पना के द्वार खोल दीजिए और इतिहास की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलिए। विश्वास रखिए, यह केवल एक महान व्यक्ति की जीवनी नहीं होगी, बल्कि जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर भी बनेगी। यदि आपको इतिहास की ऐसी जीवंत और प्रेरणादायक कहानियां सुनना पसंद है, तो इस यात्रा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में अवश्य साझा करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ज्ञान यात्रा का स्थायी हिस्सा बन जाएं। अब बिना किसी विलंब के आइए आरंभ करते हैं अब्राहम लिंकन के जीवन का पहला अध्याय, एक ऐसे बालक की कहानी जिसने अभावों के अंधकार से निकलकर पूरी दुनिया के लिए आशा का प्रकाश बनना सीखा। अध्याय 1। लकड़ी की झोपड़ी से उठती रोशनी। ठंडी हवाएं घने जंगलों के बीच से होकर गुजर रही थीं। ऊंचे ऊंचे वृक्ष मानो प्रकृति के प्राचीन प्रहरी बनकर खड़े थे। दूर तक फैली वीरानी के बीच एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई देती थी। झोपड़ी इतनी साधारण थी कि उसे देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यहीं एक ऐसा बालक जन्म लेने वाला है जिसका नाम आने वाली पीढ़ियां सम्मान और श्रद्धा के साथ लेंगी। 12 फरवरी 1809 की उस सर्द सुबह में केंटकी के हार्डिन काउंटी में स्थित सिंकिंग स्प्रिंग फार्म की उस झोपड़ी में एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया अब्राहम लिंकन। उसके पिता थॉमस लिंकन एक मेहनती किसान और बढ़ई थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेहनत पर उनका अटूट विश्वास था। उनकी माता नैन्सी हैंक्स लिंकन अत्यंत सरल, दयालु और धार्मिक स्वभाव की महिला थीं। वे अपने बच्चों को ईमानदारी, करुणा और मानवता का पाठ सिखाती थीं। उनके लिए धन से अधिक मूल्यवान चरित्र था। परिवार अत्यंत गरीब था, खेत छोटा था, साधन सीमित थे और जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। हर दिन भोजन जुटाना भी एक चुनौती बन जाता था। फिर भी उस झोपड़ी में प्रेम की कमी नहीं थी। छोटा अब्राहम धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह अन्य बच्चों की तरह चंचल अवश्य था,
लेकिन उसके भीतर एक अलग प्रकार की जिज्ञासा थी। वह हर वस्तु को ध्यान से देखता, हर बात को समझने की कोशिश करता और बार बार प्रश्न पूछता। उसकी आंखों में संसार को जानने की तीव्र इच्छा दिखाई देती थी। उस समय अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था बहुत कमजोर थी। विद्यालय दूर दूर थे और गरीब परिवार अपने बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाने में सक्षम नहीं थे। अब्राहम भी कभी कुछ सप्ताह और कभी कुछ महीनों के लिए ही विद्यालय जा पाता था। उसके पूरे बचपन की औपचारिक शिक्षा मिलाकर शायद 1 वर्ष से भी कम रही। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने की उसकी भूख किसी विद्यालय की मोहताज नहीं थी। जब दूसरे बच्चे खेलते, तब वह किसी से भी पुस्तक उधार मांग लाता। उसके पास अपनी पुस्तकें नहीं थीं। गांव में जहां भी कोई किताब मिलती, वह उसे पढ़ने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर पहुंच जाता। रात के समय उनके घर में तेल का दीपक जलाना भी कठिन था। तब वह चूल्हे की बुझती हुई आग की हल्की रोशनी में बैठकर पढ़ता। कभी लकड़ी के कोयले से दीवारों पर लिखता, तो कभी लकड़ी के तख्तों पर अभ्यास करता। कागज इतना महंगा था कि उसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना पड़ता था। ज्ञान के प्रति उसका प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ, तब परिवार को एक और कठिनाई का सामना करना पड़ा। भूमि के स्वामित्व से जुड़े विवादों के कारण थॉमस लिंकन को अपना खेत छोड़ना पड़ा। पूरा परिवार केंटकी से निकलकर इंडियाना चला गया। यह यात्रा आसान नहीं थी। घने जंगलों के बीच से गुजरना, सामान ढोना, नया घर बनाना और फिर से खेती शुरू करना, यह सब अत्यंत कठिन था। लेकिन यही कठिनाइयां छोटे अब्राहम को जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखा रही थीं। उसने सीखा कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मनुष्य को आगे बढ़ना ही पड़ता है। इंडियाना पहुंचने के बाद परिवार ने फिर से जंगल काटकर एक नई झोपड़ी बनाई। अब्राहम भी अपने पिता के साथ घंटों कुल्हाड़ी चलाता। लकड़ियां काटना, खेत साफ करना, बाड़ बनाना और खेती में हाथ बटाना उसकी दिनचर्या बन गई। कुल्हाड़ी उसके हाथों का हिस्सा बन चुकी थी। बाद में यही बात पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हुई कि देश का महान राष्ट्रपति कभी जंगलों में लकड़ी काटने वाला साधारण युवक था। लेकिन प्रकृति अभी उसकी परीक्षा पूरी नहीं कर रही थी। कुछ ही वर्षों बाद गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई। उस समय चिकित्सा सुविधाएं लगभग नहीं थीं। एक एक करके लोग बीमार पड़ने लगे। अब्राहम की मां नैन्सी भी इस बीमारी की चपेट में आ गई। छोटा बालक अपनी मां को दिन रात कमजोर होते हुए देखता रहा। वह कुछ करना चाहता था, लेकिन उसके छोटे हाथ असहाय थे। अंततः एक दिन उसकी मां ने संसार को अलविदा कह दिया। उस समय अब्राहम की आयु केवल 9 वर्ष थी। मां की मृत्यु ने उसके जीवन में गहरा अंधकार भर दिया। जिस महिला ने उसे ईमानदारी, दया और मानवता का अर्थ सिखाया था, वही अचानक उससे हमेशा के लिए दूर चली गई। उनकी मृत्यु के बाद घर सूना हो गया। अब्राहम अक्सर अकेले बैठकर मां की बातें याद करता। उसे उनकी आवाज, उनके संस्कार और उनकी सीख हर पल याद आती। वर्षों बाद भी उसने स्वीकार किया कि यदि उसके भीतर कोई अच्छाई है, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय उसकी मां को जाता है। समय बीतता गया। कुछ समय बाद थॉमस लिंकन ने पुनः विवाह किया। उनकी दूसरी पत्नी सारा बुश जॉनस्टन थीं। वे अपने साथ कुछ पुस्तकें भी लेकर आई थीं। शायद उन्हें भी यह आभास हो गया था कि यह दुबला पतला लंबा सा लड़का साधारण नहीं है। उन्होंने अब्राहम को अपने पुत्र की तरह अपनाया। वे उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती, घर के कामों से समय निकालने देती और उसकी जिज्ञासाओं को कभी नहीं रोकती। अब्राहम के जीवन में यह एक बड़ा मोड़ था। यदि उसकी सौतेली मां उसे प्रोत्साहित न करती, तो शायद इतिहास की दिशा कुछ और होती। धीरे धीरे उसका संसार पुस्तकों से भरने लगा। वह बाइबल पढ़ता, ईसप की कहानियां पढ़ता, इतिहास पढ़ता, महान नेताओं के जीवन पढ़ता और जहां भी कोई पुस्तक मिलती, उसे पूरा पढ़ डालता। पुस्तकें उसके लिए केवल ज्ञान का स्रोत नहीं थीं, वे उसके मित्र थीं, वे उसके शिक्षक थीं, वे उसके सपनों का आधार थीं। उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। जो कुछ वह एक बार पढ़ लेता, उसे लंबे समय तक याद रखता। गांव के लोग उससे कोई कहानी सुनाने को कहते, तो वह पूरे भाव के साथ सुना देता। धीरे धीरे उसकी पहचान एक मेहनती और ईमानदार युवक के रूप में बनने लगी। यदि किसी ने उससे कोई काम करवाया, तो वह पूरी निष्ठा से करता। यदि गलती से उसे किसी का एक सिक्का भी अधिक मिल जाता, तो वह कई किलोमीटर पैदल चलकर उसे लौटाने पहुंच जाता। यही कारण था कि लोग उसे भरोसे की मिसाल मानने लगे। उसे धन से अधिक अपनी सच्चाई की चिंता रहती थी। उसी समय उसके भीतर एक और भावना जन्म ले रही थी। जब भी वह किसी गरीब, मजदूर या कमजोर व्यक्ति के साथ अन्याय होते देखता, उसका मन बेचैन हो उठता।
उसे लगता कि संसार में ऐसा कोई नियम होना चाहिए जो सबको समान अधिकार दे। वह अभी बहुत छोटा था, लेकिन उसके भीतर न्याय का बीज अंकुरित हो चुका था। शायद उसे स्वयं भी नहीं पता था कि यही बीज एक दिन पूरे राष्ट्र के भविष्य को बदल देगा। जंगलों के बीच कुल्हाड़ी चलाने वाला यह युवक धीरे धीरे अपने भीतर एक ऐसे विचारक को जन्म दे रहा था जिसकी सबसे बड़ी शक्ति उसके शब्द होंगे, और शीघ्र ही भाग्य उसे उस दुनिया की ओर ले जाने वाला था जहां केवल मेहनत ही नहीं, बुद्धि, तर्क और साहस की भी परीक्षा होने वाली थी। उसे अभी लंबी यात्राएं करनी थीं, नए लोगों से मिलना था, व्यापार में हाथ आजमाना था, कानून सीखना था और पहली बार राजनीति की दहलीज पर कदम रखना था। लेकिन उससे पहले जीवन उसके सामने ऐसी चुनौतियां रखने वाला था जो किसी भी साधारण मनुष्य को तोड़ सकती थीं। क्या अब्राहम लिंकन उन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे? यही जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 2, संघर्षों से बनता हुआ नेता। मां की मृत्यु के बाद जीवन ने अब्राहम लिंकन को बहुत जल्दी बड़ा बना दिया था। बचपन का अधिकांश समय खेतों में मेहनत करते, जंगलों में लकड़ियां काटते और परिवार का सहारा बनते हुए बीता। लेकिन उनके भीतर ज्ञान की जो लौ जल चुकी थी, वह हर कठिनाई के बाद और भी प्रज्वलित होती चली गई। समय के साथ उनका शरीर लंबा और मजबूत हो गया। वे साधारण कपड़े पहनते थे, पैरों में अक्सर पुराने जूते होते थे और चेहरा धूप तथा परिश्रम से कठोर दिखाई देता था। परंतु उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी शक्ति नहीं, बल्कि उनका शांत स्वभाव और तेज बुद्धि थी। जब भी उन्हें खाली समय मिलता, वे किसी पेड़ की छाया में बैठकर पुस्तक पढ़ने लगते। गांव के लोग आश्चर्य करते कि एक किसान का बेटा इतना पढ़ने का शौकीन कैसे हो सकता है। लेकिन अब्राहम जानते थे कि शिक्षा ही वह साधन है जो मनुष्य को उसकी परिस्थितियों से ऊपर उठा सकती है। कुछ वर्षों बाद परिवार इलिनॉय चला गया। यह परिवर्तन केवल स्थान का नहीं था, बल्कि अब्राहम के जीवन का एक नया आरंभ भी था। यहां उन्होंने अपने पिता से अलग होकर स्वयं अपना रास्ता बनाने का निश्चय किया। उनके पास धन नहीं था, कोई प्रभावशाली परिचय नहीं था और भविष्य भी पूरी तरह अनिश्चित था। उनके पास यदि कुछ था, तो वह था आत्मविश्वास और अथक परिश्रम। उन्होंने जो भी काम मिला, पूरी ईमानदारी से किया। कभी खेतों में मजदूरी की, कभी नाव चलाकर यात्रियों और सामान को नदी के उस पार पहुंचाया। कुछ समय तक उन्होंने एक छोटी सी दुकान में भी काम किया। बाद में अपने एक साथी के साथ मिलकर व्यापार शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन व्यापार सफल नहीं हो सका। घाटा इतना हुआ कि उन पर कर्ज चढ़ गया। बहुत से लोग ऐसी स्थिति में हार मान लेते हैं, लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे जितने वर्ष लग जाएं, वे अपना हर कर्ज चुकाएंगे। उन्होंने वर्षों तक मेहनत करके एक एक पैसा लौटाया। इसी ईमानदारी के कारण लोग उन्हें सम्मान से देखने लगे। उनकी सत्य निष्ठा से जुड़ी कई घटनाएं लोगों के बीच प्रसिद्ध होने लगीं। एक बार दुकान में गलती से किसी ग्राहक से कुछ पैसे अधिक ले लिए गए। जब उन्हें अपनी भूल का पता चला, तो वे कई किलोमीटर पैदल चलकर ग्राहक के घर पहुंचे और अतिरिक्त पैसे लौटा दिए। दूसरी बार किसी महिला को सामान कम तौल कर दे दिया गया। शाम होते ही वे स्वयं उसके घर गए और बाकी सामान सौंप दिया। धीरे धीरे लोग उन्हें एक नए नाम से पुकारने लगे, ऑनेस्ट एब, अर्थात ईमानदार अबे। यह केवल एक उपनाम नहीं था, बल्कि उनके चरित्र की पहचान बन चुका था। उसी दौरान उन्होंने लोगों के बीच बोलना भी शुरू किया। गांव की बैठकों में जब कोई कठिन विषय सामने आता, तो अब्राहम सरल शब्दों में अपनी बात रखते। वे ऊंची आवाज में नहीं बोलते थे, लेकिन उनके शब्द सीधे लोगों के मन तक पहुंचते थे। वे तर्क देते थे, उदाहरण सुनाते थे और कभी-कभी हल्के हास्य से वातावरण को सहज बना देते थे। लोगों को उनमें एक अलग प्रकार का नेतृत्व दिखाई देने लगा। इसी समय उन्होंने कानून की पुस्तकों का अध्ययन आरंभ किया। उनके पास किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने के साधन नहीं थे, इसलिए उन्होंने स्वयं पढ़कर कानून सीखने का निश्चय किया। दिन में काम करते और रात को देर तक दीपक की रोशनी में कानून की किताबें पढ़ते, कठिन शब्दों का अर्थ समझते, नोट्स बनाते और बार बार अभ्यास करते। उनके लिए हर पुस्तक एक नया शिक्षक थी। कुछ ही समय बाद उन्होंने पहली बार राजनीति में कदम रखने का निर्णय लिया। उनका विश्वास था कि यदि समाज को बदलना है, तो केवल शिकायत करने से काम नहीं चलेगा, व्यवस्था का हिस्सा बनकर कार्य करना होगा। उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया। पहली ही कोशिश में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये हार किसी भी युवा के उत्साह को तोड़ सकती थी,
परंतु अब्राहम ने इसे सीख के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने लोगों से दूरी नहीं बनाई। वे पहले की तरह उनके बीच जाते रहे, उनकी समस्याएं सुनते रहे और स्वयं को बेहतर बनाने में लगे रहे। कुछ समय बाद उन्हें स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक कार्यों की जिम्मेदारी मिली। इससे उन्हें लोगों की आवश्यकताओं और प्रशासन की कार्यप्रणाली को समझने का अवसर मिला। वे जितना अधिक समाज को देखते, उतना ही यह विश्वास मजबूत होता जाता कि न्याय और समान अवसर किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। आखिरकार उनका परिश्रम रंग लाया। उन्होंने पुनः चुनाव लड़ा और इस बार इलिनॉय की विधानसभा के सदस्य चुने गए। ये उनके जीवन की पहली बड़ी राजनीतिक सफलता थी। लेकिन सफलता ने उनके स्वभाव को नहीं बदला। वे पहले की तरह साधारण जीवन जीते रहे। वे लोगों से सहजता से मिलते, उनकी बातें ध्यान से सुनते और निर्णय लेते समय व्यक्तिगत लाभ के बजाय सार्वजनिक हित को महत्व देते। विधानसभा में रहते हुए उन्होंने कानून का अध्ययन और अधिक गंभीरता से जारी रखा। कुछ समय बाद उन्हें वकालत करने की अनुमति मिल गई। अब उनका जीवन एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। वे अदालतों में मुकदमे लड़ने लगे, लेकिन वे केवल वही मुकदमे स्वीकार करते जिनमें उन्हें न्याय दिखाई देता। यदि उन्हें लगता कि उनका मुवक्किल गलत है, तो वे कई बार स्वयं ही मुकदमा लेने से मना कर देते। उनके लिए वकालत धन कमाने का साधन नहीं, बल्कि न्याय स्थापित करने का माध्यम थी। धीरे धीरे उनका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। वे घोड़े पर सवार होकर एक अदालत से दूसरी अदालत तक लंबी यात्राएं करते। रास्ते में किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और साधारण लोगों से बातें करते। इन्हीं यात्राओं ने उन्हें पूरे समाज को करीब से समझने का अवसर दिया। इसी दौरान एक और विषय उनके मन को गहराई से विचलित करने लगा, दास प्रथा। उन्होंने देखा कि अनेक अश्वेत लोगों के साथ केवल उनकी त्वचा के रंग के कारण अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उन्हें खरीदा और बेचा जाता था, परिवारों से अलग कर दिया जाता था और उनसे कठोर श्रम कराया जाता था। ये सब देखकर उनका मन व्यथित हो उठता। वे जानते थे कि यह समस्या बहुत बड़ी है और इसका विरोध करना आसान नहीं होगा। लेकिन उनके भीतर न्याय की जो भावना बचपन से विकसित हुई थी, वह अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी थी। उन्हें अभी यह नहीं पता था कि आने वाले वर्षों में यही प्रश्न उनके पूरे राजनीतिक जीवन का केंद्र बन जाएगा। एक साधारण किसान का बेटा अब एक सम्मानित वकील और उभरता हुआ जननेता बन चुका था। लेकिन इतिहास अभी उसके लिए सबसे कठिन परीक्षा तैयार कर रहा था। बहुत जल्द एक ऐसा मुद्दा पूरे अमेरिका को दो भागों में बांटने वाला था, जिसमें हर नेता को अपना पक्ष चुनना पड़ता। और जब वह समय आएगा, तब अब्राहम लिंकन का लिया गया एक निर्णय उन्हें इतिहास के सबसे महान नेताओं की पंक्ति में खड़ा कर देगा। यही कहानी हम अगले अध्याय में जानेंगे। अध्याय 3, एक राष्ट्र की सबसे कठिन परीक्षा। इलिनॉय के एक ईमानदार वकील के रूप में अब्राहम लिंकन की पहचान लगातार बढ़ रही थी। अदालतों में उनकी तर्क शक्ति, लोगों के बीच उनकी सादगी और सार्वजनिक जीवन में उनकी निष्पक्षता ने उन्हें एक विश्वसनीय नेता बना दिया था। लेकिन उनके सामने जो चुनौती आने वाली थी, वह किसी एक मुकदमे या चुनाव से कहीं बड़ी थी। पूरा अमेरिका एक ऐसे प्रश्न पर बढ़ता जा रहा था जिसका उत्तर आसान नहीं था। दास प्रथा। देश के दक्षिणी राज्यों की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर गुलाम बनाए गए अश्वेत श्रमिकों पर निर्भर थी, जबकि उत्तरी राज्यों में इसके विरोध की आवाज तेज होती जा रही थी। यह केवल राजनीति का विषय नहीं रह गया था, यह मानवता, न्याय और राष्ट्र के भविष्य का प्रश्न बन चुका था। अब्राहम लिंकन का मानना था कि हर मनुष्य सम्मान और स्वतंत्रता का अधिकारी है। वे जानते थे कि इस विषय पर खुलकर बोलना उनके राजनीतिक भविष्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनके भाषण लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय होने लगे। वे क्रोध या कटुता से नहीं बोलते थे। वे तर्क, इतिहास और नैतिकता के आधार पर अपनी बात रखते थे। उनकी भाषा इतनी सरल होती कि एक किसान भी समझ ले और इतनी प्रभावशाली कि विद्वान भी प्रभावित हुए बिना न रह सके। धीरे धीरे उनका नाम पूरे देश में गूंजने लगा। इसी दौरान उनका सामना प्रसिद्ध राजनेता स्टीफन डगलस से हुआ। दोनों के बीच कई सार्वजनिक बहसें हुईं। हजारों लोग इन बहसों को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। डगलस एक अनुभवी नेता थे, जबकि लिंकन अपेक्षाकृत नए थे। फिर भी हर बहस के बाद लोगों को लगता कि यह लंबा, दुबला पतला और साधारण दिखने वाला व्यक्ति असाधारण विचारों का मालिक है। यद्यपि उस समय उन्हें तत्काल राजनीतिक सफलता नहीं मिली, लेकिन इन बहसों ने उन्हें पूरे अमेरिका में पहचान दिला दी। कुछ ही वर्षों बाद राष्ट्रपति चुनाव का समय आया।
कई लोगों को विश्वास नहीं था कि एक गरीब परिवार में जन्मा, स्वयं पढ़कर वकील बना व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। लेकिन जनता ने उनके चरित्र, ईमानदारी और स्पष्ट विचारों पर भरोसा किया। आखिरकार वे अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए। यह केवल उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, ये उन लाखों लोगों की आशा की जीत थी जो एक न्यायपूर्ण समाज का सपना देख रहे थे। लेकिन राष्ट्रपति बनने की खुशी अधिक समय तक नहीं टिक सकी। उनके पद संभालने से पहले ही कई दक्षिणी राज्यों ने संघ से अलग होने की घोषणा कर दी। उन्होंने अपना अलग शासन बनाने का निर्णय ले लिया। देश टूटने की कगार पर था। अब्राहम लिंकन के सामने दो रास्ते थे। पहला, विभाजन स्वीकार कर लेना। दूसरा, हर संभव प्रयास करके देश को एकजुट रखना। उन्होंने दूसरा मार्ग चुना। वे जानते थे कि इसकी कीमत बहुत भारी होगी। कुछ ही समय बाद गृह युद्ध आरंभ हो गया। पूरा देश युद्ध की आग में झुलसने लगा। गांव उजड़ने लगे, शहरों में चिंता फैल गई और हजारों परिवार अपने प्रियजनों को युद्ध भूमि के लिए विदा करने लगे। हर दिन नई मृत्यु की खबरें आती। राष्ट्रपति भवन में बैठा वह नेता बाहर से जितना शांत दिखाई देता था, भीतर से उतना ही व्यथित रहता था। युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवारों के पत्र पढ़ते समय कई बार उनकी आंखें नम हो जाती थीं। फिर भी वे निराश नहीं हुए। वे बार बार अपने अधिकारियों से कहते कि इस युद्ध का उद्देश्य केवल जीतना नहीं, बल्कि राष्ट्र को बचाना है। युद्ध लंबा चलता गया। कभी उत्तरी सेना को सफलता मिलती तो कभी दक्षिणी सेना बढ़त बना लेती। आलोचक लिंकन पर लगातार प्रश्न उठाते रहे। कुछ लोग उन्हें कमजोर कहते तो कुछ उनके निर्णयों की आलोचना करते, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्हें विश्वास था कि कठिन समय में नेता का सबसे बड़ा गुण साहस नहीं, बल्कि संयम होता है। इसी संघर्ष के बीच उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने दास प्रथा की समाप्ति की दिशा में कदम बढ़ाने का निश्चय किया। यह निर्णय आसान नहीं था। इसके राजनीतिक और सामाजिक परिणाम बहुत गंभीर हो सकते थे। फिर भी उन्होंने न्याय को सत्ता से ऊपर रखा। जब उन्होंने मुक्ति उद्घोषणा जारी की, तब यह केवल एक सरकारी आदेश नहीं था। यह उन लाखों लोगों के लिए आशा की किरण थी जिन्होंने पीढ़ियों तक गुलामी का जीवन जिया था। इतिहास एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था, लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। सबसे कठिन लड़ाइयां अभी बाकी थीं और अब्राहम लिंकन को अभी अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना था। क्या वे राष्ट्र को एकजुट रखने में सफल होंगे और क्या उनका यह साहस उन्हें अमर बना देगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय 4, विजय की कीमत। गृह युद्ध अपने सबसे भीषण दौर में पहुंच चुका था। चारों ओर बारूद की गंध, घायल सैनिकों की कराह और बिछड़ते परिवारों का दर्द फैला हुआ था। हर नई सुबह के साथ युद्धभूमि से आने वाली खबरें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के सामने रखी जाती और लगभग हर रिपोर्ट में किसी न किसी शहर, किसी सेना या किसी परिवार के टूटने की कहानी छिपी होती। राष्ट्रपति होने के बावजूद लिंकन स्वयं को जनता से अलग नहीं मानते थे। वे अक्सर सैनिक अस्पतालों में पहुंच जाते, घायलों का हाल पूछते और उनके परिवारों के लिए सांत्वना के शब्द कहते। कई सैनिकों को यह विश्वास ही नहीं होता था कि देश का राष्ट्रपति उनके बिस्तर के पास बैठकर उनका हाथ थामेगा। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। वे केवल शासन नहीं करते थे, बल्कि लोगों के दुख को अपना दुख समझते थे। युद्ध लगातार लंबा खिंच रहा था। देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ चुका था। हजारों परिवार अपने बेटों, भाइयों और पतियों को खो चुके थे। ऐसे समय में लिंकन पर चारों ओर से दबाव बढ़ता जा रहा था। कुछ लोग चाहते थे कि वे समझौता कर लें, जबकि कुछ चाहते थे कि वे और कठोर निर्णय लें। लेकिन उन्होंने हर निर्णय केवल एक बात को ध्यान में रखकर लिया, राष्ट्र की एकता। धीरे धीरे उत्तरी सेना को सफलता मिलने लगी। नए सेनापतियों की नियुक्ति हुई और युद्ध का रुख बदलने लगा। प्रत्येक जीत के बाद लोग खुश होते, लेकिन लिंकन कभी उत्सव में डूबते नहीं थे। वे जानते थे कि हर विजय के पीछे हजारों सैनिकों का बलिदान छिपा होता है। इसी बीच उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जो आज भी विश्व इतिहास के सबसे महान भाषणों में गिना जाता है। यह भाषण था गेटिसबर्ग का संबोधन। कुछ ही मिनटों का यह भाषण था, लेकिन उसके शब्दों ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए कार्य करेगी। उनके शब्द केवल अमेरिका के लिए नहीं थे, वे पूरी मानवता के लिए संदेश बन गए। समय बीतता गया और अंततः वह दिन भी आया
जब दक्षिणी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, वर्षों से चल रहा भीषण गृह युद्ध समाप्त हो गया। देश टूटने से बच गया था। लोग सड़कों पर निकल आए, चर्चों की घंटियां बजने लगीं, शहरों में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई उस नेता को धन्यवाद दे रहा था जिसने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को नहीं खोया। लेकिन लिंकन का मन उत्सव में नहीं था। वे जानते थे कि युद्ध समाप्त हुआ है, पर घाव अभी भी गहरे हैं। उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा कि अब सबसे बड़ा कार्य बदला लेना नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र को फिर से जोड़ना है। उनकी यही सोच उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती थी। वे अपने विरोधियों से घृणा नहीं करते थे। उनका विश्वास था कि शांति केवल क्षमा और विश्वास से ही स्थापित की जा सकती है। इसी दौरान वे दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। यह जनता के उनके प्रति विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण था। लेकिन इतिहास कभी-कभी सबसे उजले क्षणों के बाद सबसे गहरा अंधकार लेकर आता है। युद्ध समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद लिंकन अपनी पत्नी मैरी टॉड लिंकन के साथ वॉशिंगटन के एक प्रसिद्ध रंगमंच में नाटक देखने गए। पूरा वातावरण शांत था। लोगों के चेहरों पर राहत दिखाई दे रही थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह रात इतिहास की सबसे दुखद रातों में बदलने वाली है। नाटक चल ही रहा था कि अचानक एक व्यक्ति राष्ट्रपति के विशेष कक्ष में पहुंचा। उसका नाम जॉन विल्क्स बूथ था। वह लिंकन का कट्टर विरोधी था। कुछ ही क्षणों में गोली चलने की आवाज गूंज उठी। पूरा रंगमंच स्तब्ध रह गया। घायल लिंकन को तुरंत पास के एक घर में ले जाया गया। देश भर में यह समाचार बिजली की तरह फैल गया। लोग प्रार्थना करने लगे कि उनका प्रिय राष्ट्रपति बच जाए। लेकिन अगली सुबह लंबी पीड़ा के बाद अब्राहम लिंकन ने अंतिम सांस ली। पूरा अमेरिका शोक में डूब गया। सड़कों पर सन्नाटा छा गया। चर्चों की घंटियां शोक में बजने लगीं। लाखों लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। जिस व्यक्ति ने राष्ट्र को टूटने से बचाया था, वह स्वयं इस दुनिया से विदा हो चुका था। उनकी अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोग केवल एक राष्ट्रपति को विदाई नहीं दे रहे थे, वे उस इंसान को अंतिम प्रणाम कर रहे थे जिसने उन्हें यह विश्वास दिलाया था कि ईमानदारी, करुणा और साहस कभी व्यर्थ नहीं जाते। लेकिन क्या किसी महान व्यक्ति का अंत उसकी मृत्यु के साथ हो जाता है, या उसके विचार समय से भी अधिक लंबे जीवन जीते हैं? अब्राहम लिंकन की असली विरासत क्या थी, और आज पूरी दुनिया उन्हें इतनी श्रद्धा से क्यों याद करती है? इन्हीं प्रश्नों के साथ हम पहुंचेंगे इस कहानी के अंतिम अध्याय और समापन की ओर। अध्याय 5, अमर विरासत। अब्राहम लिंकन इस संसार से विदा हो चुके थे, लेकिन उनके जाने के बाद भी ऐसा महसूस होता था मानो उनका व्यक्तित्व पूरे अमेरिका में जीवित हो। जिन सड़कों से उनकी अंतिम यात्रा गुजरी, वहां लाखों लोग केवल एक नेता को नहीं, बल्कि अपने विश्वास, अपने साहस और अपने भविष्य को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े थे। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। कुछ लोग मौन खड़े थे, तो कुछ अपने बच्चों को यह बता रहे थे कि आज वे इतिहास के सबसे महान व्यक्तियों में से एक को अंतिम विदाई दे रहे हैं। लिंकन ने अपने पीछे अपार धन संपत्ति नहीं छोड़ी थी। उन्होंने कोई भव्य महल नहीं बनाया था। उन्होंने अपने परिवार के लिए विशाल खजाना भी नहीं छोड़ा। उन्होंने जो छोड़ा वह किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान था। सत्य, समानता, लोकतंत्र और मानवता का आदर्श। उनके जीवन ने यह सिद्ध कर दिया कि महानता जन्म से नहीं आती। न तो गरीबी किसी मनुष्य की नियति तय करती है, और न ही अभाव उसके सपनों की सीमा बन सकते हैं। यदि मन में सीखने की इच्छा, चरित्र में ईमानदारी और लक्ष्य के प्रति समर्पण हो, तो साधारण से साधारण व्यक्ति भी इतिहास बदल सकता है। आज भी जब अब्राहम लिंकन का नाम लिया जाता है, तो सबसे पहले उनकी सादगी याद आती है। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने अपने स्वभाव में अहंकार को स्थान नहीं दिया। वे सामान्य नागरिकों से उसी आत्मीयता से मिलते थे जैसे अपने पुराने मित्रों से मिलते थे। उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी वाणी नहीं, बल्कि उनका चरित्र था। उन्होंने अपने जीवन में अनेक असफलताएं देखी। व्यापार में घाटा हुआ, चुनाव हारे, व्यक्तिगत दुख झेले, परिवार में अपनों को खोया और निरंतर आलोचनाओं का सामना किया। लेकिन उन्होंने कभी परिस्थितियों को अपने संकल्प से बड़ा नहीं होने दिया। यही कारण है कि आज दुनिया भर के विद्यार्थी, इतिहासकार, नेता और विचारक उनके जीवन का अध्ययन करते हैं। उनका गेटिसबर्ग संबोधन आज भी लोकतंत्र की सबसे प्रभावशाली अभिव्यक्तियों में गिना जाता है। उनके निर्णयों ने केवल अमेरिका का भविष्य नहीं बदला, बल्कि पूरी दुनिया में मानव अधिकारों और समानता की भावना को नई दिशा दी। समय बीतता गया, नई पीढ़ियां आती रहीं, दुनिया बदलती रही, लेकिन अब्राहम लिंकन का नाम हर युग में उतने ही सम्मान के साथ लिया जाता रहा। वॉशिंगटन में बना
उनका स्मारक आज भी लाखों लोगों को आकर्षित करता है। वहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति केवल पत्थरों से बनी एक विशाल प्रतिमा नहीं देखता, बल्कि उस विचार को महसूस करता है कि सच्चा नेतृत्व सत्ता से नहीं, बल्कि सेवा से जन्म लेता है। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी समाज की वास्तविक शक्ति उसकी सेना या उसकी संपत्ति नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसके नैतिक मूल्य होते हैं। जब कोई राष्ट्र न्याय, समानता और करुणा को अपनाता है, तभी वह वास्तव में महान बनता है। यदि अब्राहम लिंकन अपने बचपन की गरीबी को अपनी नियति मान लेते, यदि वे पहली हार के बाद राजनीति छोड़ देते, यदि वे कठिन समय में अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते, तो शायद इतिहास उन्हें कभी याद नहीं रखता। लेकिन उन्होंने हर बार वही रास्ता चुना जो कठिन था, क्योंकि वही रास्ता सही था। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। हम सबके जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध दिखाई देती हैं। कभी असफलता निराश करती है, कभी लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, और कभी लक्ष्य बहुत दूर लगता है। ऐसे समय में अब्राहम लिंकन का जीवन हमें याद दिलाता है कि संघर्ष अंत नहीं होता। कई बार वही संघर्ष हमें उस मंजिल तक ले जाता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए यदि आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, तो उनसे डरिए मत। उन्हें अपना शिक्षक बनाइए। यदि आपके पास साधन कम हैं, तो ज्ञान को अपना सबसे बड़ा साथी बनाइए। और यदि कभी लोग आप पर विश्वास न करें, तब भी स्वयं पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि दुनिया को बदलने वाले अधिकांश लोग शुरुआत में बिल्कुल साधारण ही थे। प्रिय श्रोताओं, इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ अब्राहम लिंकन की यह अद्भुत जीवन यात्रा यहीं पूर्ण होती है। आशा है कि इस कहानी ने केवल आपको इतिहास से परिचित नहीं कराया होगा, बल्कि आपके भीतर भी साहस, ईमानदारी और मानवता के प्रति एक नई आस्था जगाई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें, और कमेंट में हमें बताइए कि अगली ऑडियो बुक आप किस महान व्यक्तित्व पर सुनना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऐतिहासिक यात्राओं में आप हमेशा हमारे साथ बने रहें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।